सितारा कोचिंग तारनगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जिस प्रकार मारवाड़ के इतिहास को हम पढ़ रहे थे, तो मारवाड़ के इतिहास में हमने राव कान्हा तक पढ़ा था और राव कान्हा के बाद मारवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम मारवाड़ के शासक रणमल और मारवाड़ सेकंड राव जोधा और सातलदेव यानी रणमल, राव जोधा और सातलदेव मारवाड़ के इन शासकों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास। अब क्या घटना हुई, देखो आज का जो मुख्य बिंदु है वो रणमल राठौड़ हैं। रणमल राठौड़, रणमल राठौड़ आज का जो हमारा बिंदु है वो रणमल राठौड़ है। रणमल राठौड़ का शासनकाल 1384 से लेकर, यानी रणमल राठौड़ का शासनकाल 1384 से लेकर 1438 तक का है। 1384 से लेकर 1438 तक जो मारवाड़ का शासक था वो रणमल राठौड़ था। अब बात करेंगे हम रणमल राठौड़ से, तो इसमें देखना आप सबसे पहले जिस प्रकार ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये मारवाड़ है, मारवाड़, और ये मेवाड़ है, मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़। अब मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा। मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा। राव चूड़ा के दो पत्नी थे, जिसमें एक का नाम चांद कंवर था, चांद कंवर, और दूसरी का नाम चांद कंवर और दूसरी का नाम किशोरी देवी, किशोरी देवी। यानी मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था और राव चूड़ा के दो पत्नी थी, एक का नाम था चांद कंवर और दूसरी का नाम था किशोरी देवी। अब चांद कंवर के जो पुत्र था उसका नाम रणमल था, रणमल राठौड़, और इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, हंसाबाई, और किशोरी देवी के एक पुत्र था जिसका नाम था राव कान्हा, जिसका नाम राव कान्हा था। ये मेवाड़ का शासक था जिसका नाम राणा लाखा था, राणा लाखा। राणा लाखा के भी दो पुत्र थे, राणा लाखा के भी दो पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था राणा चूड़ा, राणा चूड़ा, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था राघव देव, राघव देव। अब क्या काम हुआ कि राणा लाखा की पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद राव चूड़ा ने चांद कंवर की भी मृत्यु हो गई। तब राव चूड़ा ने अपनी पत्नी किशोरी देवी के प्रभाव के कारण अपने छोटे पुत्र राव कान्हा का राज्याभिषेक किया था, कान्हा का राज्याभिषेक किया था जोधपुर में। इसी बात को लेकर, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार जब पिता की मृत्यु के बाद में जब राज्याभिषेक होता है तो उनके बड़े पुत्र का होता है, लेकिन इसमें राव चूड़ा ने अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र का राज्याभिषेक किया था, जिसके कारण बड़ा पुत्र नाराज हो गया था।
जिसके कारण बड़ा पुत्र नाराज हो गया था और बड़ा पुत्र नाराज होकर उसने मारवाड़ को छोड़कर रणमल राठौड़ जोधपुर से यानी जोधपुर से चला और मेवाड़ के राणा लाखा के दरबार में आ गया। अब राणा लाखा के दरबार में इसने गणला की जागीरदारी प्राप्त की थी, गणला की जागीरदारी प्राप्त की थी। अब रणमल राठौड़ ने अपनी बहन अंसाबाई का विवाह है, रणमल राठौड़ ने अपनी बहन अंसाबाई का विवाह है भी राणा लाखा के साथ किया था, राणा लाखा के साथ किया था। इसके बाद में जब हंसाबाई का विवाह है राणा लाखा के साथ हुआ था तो डावरिया प्रथा, डावरिया प्रथा यानी राजा महाराजाओं में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़की के शादी के विवाह में दहेज के रूप में कुंवारी कन्याएं उनके साथ भेजी जाते थे, उसे डावरिया प्रथा कहते हैं। तो रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह में डावरिया प्रथा के तहत भारमली दासी को भेजा था, भारमली दासी को भेजा था। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार हंसाबाई के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था मोकल, जिसका नाम मोकल था। अब रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले राणा लाखा के छोटे पुत्र राघव देव की हत्या करवाई थी चाचा और मेरा नामक व्यक्तियों से। इसके बाद में रणमल राठौड़ ने रावचूड़ा को भी मेवाड़ से निष्कासित करवाया था, इसके बाद में रणमल राठौड़ ने यानी हंसाबाई के पुत्र मोकल की भी हत्या करवाई थी चाचा और मेरा व्यक्ति के द्वारा। रणमल राठौड़, अब देखो आप क्या है रणमल राठौड़, तो रणमल राठौड़ के पिता का नाम, इसके पिता का नाम रावचूड़ा था, इसके पिता का नाम रावचूड़ा, रणमल राठौड़ के पिता का नाम रावचूड़ा था। इसकी माता का नाम चांद कंवर था, चांद कंवर, यानी रणमल राठौड़ की माता का नाम चांद कंवर था। रणमल राठौड़ की पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम कोडमदे था, कोडमदे, और इसके पुत्र का नाम रावजोधा था, रावजोधा। रणमल राठौड़ की बहन का नाम हंसाबाई था, हंसाबाई, रणमल राठौड़ की बहन का नाम हंसाबाई था। रणमल राठौड़ की बहनोई का नाम, इसके बहनोई का नाम राणा लाखा था, राणा लाखा था। इसके भांजे का नाम, तो इसके भांजे का नाम मोकल था, मोकल। देखो रणमल राठौड़ का जो शासनकाल है वो 1384 से लेकर 1438 के बीच का इनका शासनकाल है, और इसके पिता का नाम रावचूड़ा था, और इसकी माता का नाम चांद कंवर था, इसकी पत्नी का नाम कोडमदे था, इसके पुत्र का नाम रावजोधा था, इसकी बहन का नाम हंसाबाई था, इसके बहनोई का नाम राणा लाखा था, और इसके भांजे का नाम मोकल था। अब इसमें देखो आप क्या है, सबसे पहले कि रणमल राठौड़ इसने मेवाड़ में राणा लाखा के दरबार में, इसने मेवाड़ में राणा लाखा के दरबार में गणला की जागीरदारी प्राप्त की थी, गणला की जागीरदारी। ये प्रश्न आया था परीक्षा के अंदर, ये नगरपालिका ईओ 2016 में ये प्रश्न आया था कि मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में
या मेवाड़ के कौन से स्थान की जागीरदारी प्राप्त किए थे? तो इसने मेवाड़ के गणला नामक स्थान की जागीरदारी प्राप्त की थी। ये गणला राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में? ये उदयपुर में, यानी गणना नामक स्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में है। सेकंड, अब क्या हुआ कि इसने रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह है, हंसाबाई, इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह है मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया था। राणा लाखा के साथ किया था। राणा लाखा के पुत्र मोक्कल, यानी राणा लाखा का जो विवाह है हंसाबाई के साथ हुआ था, वो वृद्धावस्था में हुआ था। वृद्धावस्था में राणा लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ इसने विवाह किया था। अब राणा हंसाबाई के पुत्र का नाम मोक्कल था। तो जिस प्रकार राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और मोक्कल छोटा होता है, तब मोक्कल का संरक्षक मोक्कल के बड़े भाई राणा चूड़ा को बनाया गया था। तब रणमल राठौड़ ने हंसाबाई को कहकर और मोक्कल का संरक्षण राव चूड़ा को हटाकर और मोक्कल का संरक्षक बन गया, यानी मोक्कल का संरक्षक रणमल राठौड़ बन गया। रणमल राठौड़ मोक्कल का संरक्षक बना था। अब क्या हुआ कि मोक्कल की हत्या भी रणमल राठौड़ ने करवाए थे। अब रणमल राठौड़ ने अपनी पत्नी कोडमदे की याद में राजस्थान के बीकानेर जिले में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो कोडमदेसर बावड़ी राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ये कोडमदेसर बावड़ी है, ये पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी, यानी पश्चिम राजस्थान की जो सबसे लंबी बावड़ी है वो कोडमदेसर की बावड़ी है, और ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है। देखिए आप, बावड़ियों का शहर बूंदी है। राजस्थान का बूंदी जिला बावड़ियों का शहर कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी बावड़ी है वो कोडमदेसर की बावड़ी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी है। अभानेरी चांद बावड़ी है वो राजस्थान के दौसा जिले में है। अभानेरी चांद बावड़ी, ये अभानेरी चांद बावड़ी का जो ये प्रश्न है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आगे आने वाली परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभानेरी चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अभानेरी चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में है। जबकि सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो चांद बावड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा था कि पर्चा बावड़ी, तो पर्चा बावड़ी पोकरण में है और ये रामदेव जी से संबंधित है। अब क्या काम हुआ कि 1438 में, यानी जिस प्रकार राणा लाखा के पुत्र का नाम क्या था? मोक्कल, और मोक्कल के पुत्र का नाम कुंबा था। यानी मेवाड़ का शासक राणा लाखा था। राणा लाखा के पुत्र का नाम मोक्कल था। मोक्कल के पुत्र का नाम कुंबा था। अब मोक्कल की हत्या रणमल राठौड़ ने करवाई थे, चाचा और मेरा व्यक्तियों को कहकर।
इस बात का पता महाराणा कुंभा को था। महाराणा कुंभा को पता था कि तेरे पिता मोक्कल की हत्या करवाने वाला व्यक्ति रणमल राठौड़ है। जिस प्रकार महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने कुंभा को मारने का भी प्रयास किया था। रणमल राठौड़ ने महाराणा कुंभा को मारने का भी प्रयास किया था। अब महाराणा कुंभा ने जिस प्रकार दासी थी, मैंने पहले बताया था कि इसके यानी दासी थी इसके दरबार में जिसका नाम बारमली था, और बारमली यानी कुंभा के कहने पर और बारमली ने 1438 में कुंभा के कहने पर बारमली ने 1438 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और रणमल राठौड़ को जहर दिया था। यानी रणमल राठौड़ को जहर दिया था, जिसके कारण रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई। अब देखो रणमल राठौड़ इसी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। तो रणमल राठौड़ का जो पुत्र था उसका नाम रावजोधा था। रावजोधा यानी रावजोधा के पिता का नाम रणमल राठौड़ और माता का नाम कोडमदे था। माता का नाम कोडमदे था। अब रावजोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से लेकर 1489 तक का है। यानी रावजोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से लेकर 1489 तक मारवाड़ का शासक बना था, वो रावजोधा था। सबसे पहला देखो रावजोधा, इसे मारवाड़ का प्रतापी शासक कहते हैं। मारवाड़ का प्रतापी शासक है। प्रतापी शासक यानी मारवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? तो मारवाड़ का प्रतापी शासक रावजोधा को कहते हैं। सेकंड प्रश्न देखना, सामंत प्रथा का वास्तविक जनक। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि सामंत प्रथा का वास्तविक जनक कौन था? तो सामंत प्रथा का वास्तविक जनक रावजोधा था। सामंत प्रथा है क्या? सामंत प्रथा किसे कहते हैं? तो राजाओं के जो निकट संबंधी होते थे, यानी राजाओं के निकट संबंधित व्यक्ति जिनको 3 पीढ़ियों तक कर से मुक्त रखा जाता था, उसे हम सामंत प्रथा कहते हैं। तो क्या काम हुआ? रावजोधा का जो शासनकाल है 1438 से 1489 तक है, इसे मारवाड़ का प्रतापी शासक भी कहते हैं और सामंत प्रथा का वास्तविक जनक इसे ही कहते हैं। जिस प्रकार रणमल राठौड़ की मृत्यु हुई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसको जहर दिया गया था बारमली के द्वारा। हाँ, उसी समय रावजोधा उन्हीं के पास में था। अपने पिता की हत्या यानी अपने पिता की मृत्यु के अवसर पर भी रावजोधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था। अब रावजोधा जिस प्रकार मारवाड़ का शासक था, रावजोधा जिस प्रकार मारवाड़ का शासक था, उसी प्रकार मेवाड़ का शासक रावजोधा मारवाड़ का शासक था। तो उसी समय मेवाड़ का शासक कुंभा था, यानी कुंभा। मेवाड़ का शासक कुंभा और मारवाड़ का शासक रावजोधा की जो बुआ थी वो हंसाबाई थी। यानी रावजोधा की बुआ का नाम हंसाबाई था। यही हंसाबाई महाराणा कुंभा की दादी थे। अब पता हो गया रावजोधा को तो इस बात का गुस्सा था कि पिता रणमल की हत्या कुंभा के द्वारा की गई, जबकि कुंभा को यह पता था कि मोक्कल की हत्या रावजोधा के पिता रणमल राठौड़ द्वारा की गई। अब इन दोनों के बीच में आपस में विवाद शुरू हो गया। रावजोधा कहता है कि मैं कुंभा को मारूंगा, कुंभा कहता है कि रावजोधा को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे वो कहीं चला जाए। अब 1453 में
यानी कब? 1453 में महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आवल बावल की संधि किन दो क्षेत्रों के बीच में हुई थी। तो आवल बावल की संधि, जिस प्रकार कुंभा तो था मेवाड़ का, यानी आवल बावल की संधि कुंभा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हुए थे। आवल बावल की संधि कुंभा और राव जोधा के बीच में हुए थे। कुंभा और राव जोधा के बीच में हुए थे। ये आवल बावल की संधि करवाई थी हंसाबाई ने, ये हंसाबाई ने करवाई थी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हंसाबाई ने करवाए थे। अब ये संधि हुई थी पाली जिले में, ये संधि पाली जिले में हुई थी। पाली जिले का एक स्थान था सोजत, सोजत नामक स्थान पर ये संधि हुई थी, यानी सोजत पाली में है, उसी स्थान पर ये संधि हुई थी। आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित हुए थे, यानी आवल बावल की संधि में मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारित हुए थे। आवल बावल की संधि में कुंभा के पुत्र रायमल, कुंभा के पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी के बीच, यानी आवल बावल की संधि के तहत महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी के साथ किया था। ये इन दोनों का विवाह हुआ था, तब जाकर इन दोनों की मारवाड़ और मेवाड़ की लड़ाई थी वो समाप्त हुई थी। तो परीक्षा में ये प्रश्न एक बार का पूछा हुआ है कि आवल बावल की संधि किन दो शासकों के बीच में हुई थी। तो आवल बावल की संधि कुंभा और राव जोधा के बीच में हुए थे। आवल बावल की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित हुई थी। आवल बावल की संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। आवल बावल की संधि कौन से जिले में हुई? पाली में। आवल बावल की संधि पाली जिले के कौन से स्थान पर हुई? सोजत। अब देखो आप 1459 में, यानी 1459 में राव जोधा ने यानी 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर शहर बसाया था। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि जोधपुर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जोधपुर का संस्थापक राव जोधा। 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने। तो 1459 में तो जोधपुर और 1559 में उदयपुर। यानी 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। इसी शहर को सूर्य नगरी, इसी शहर को सन सिटी, इसी शहर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार राजस्थान का कौन सा जिला है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार राजस्थान का जोधपुर जिला है। क्यों कहते हैं इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार है? क्योंकि राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में दिखाई देते हैं। इसी कारण जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। चौदह सौ उनसठ में राव जोधा ने यानी 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टुक की पहाड़ी पर 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टुक की पहाड़ी पर
1459 में राव जोधा ने कौन सी पहाड़ी, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टुक की पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया था। इसी दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ था। मेहरानगढ़ है। तो परीक्षा में पूछे कि मेहरानगढ़ दुर्ग तो राजस्थान के जोधपुर जिले में है और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में हुआ था और मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, तो राव जोधा ने चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी दुर्ग को यानी मेहरानगढ़ दुर्ग को मोर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं। मोर ध्वज दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग को ही मोर ध्वज दुर्ग कहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग की जो आकृति है वो मोर पंख के समान है। यानी इस दुर्ग की जो आकृति है वो मोर के पंख के समान है। यानी मोर पंख के समान मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति होने के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग को मोर ध्वज दुर्ग कहते हैं। इसी दुर्ग को गढ़ चितामणी भी कहते हैं। गढ़ चितामणी, इसी दुर्ग को गढ़ चितामणी दुर्ग भी कहते हैं। गढ़ चितामणी दुर्ग। इसी दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। सूर्यगढ़, इसी दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को कागमुखी गढ़ भी कहते हैं। कागमुखी गढ़, इसी दुर्ग को कागमुखी गढ़ भी कहते हैं। तो देखो मेहरानगढ़ दुर्ग, मोर ध्वज दुर्ग, यानी सूर्यगढ़, कागमुखी गढ़ और गढ़ चितामणी, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या हैं, उपनाम हैं। इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता यानी चामुंडा माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है, तो चामुंडा माता का मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में है। चामुंडा माता का मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। चामुंडा माता, ये चामुंडा माता है, ये एकमात्र देवी है। एकमात्र देवी यानी चामुंडा माता है वो एकमात्र देवी है जो 200 वर्ष बाद 241 व्यक्तियों की बलि मांगती है। 200 वर्ष बाद 241 व्यक्तियों की बलि चाहने वाली देवी कौन सी है, तो 200 वर्ष बाद 241 व्यक्तियों की बलि मांगने वाली देवी है वो चामुंडा माता है। जिस प्रकार 30 सितंबर 2008 में चामुंडा माता की पूजा के लिए एक व्यक्तियों की पंक्ति लगी हुई थी। अचानक दीवार गिरी जिसके कारण 241 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जिस प्रकार 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग की घटना घटित हुई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की घटना घटित हुई थी। इस दुर्ग की जांच के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। चोपड़ा आयोग ने इस घटना की जांच का कार्य अपने हाथों में लिया था। ये प्रश्न पूछा गया था हॉस्टल वार्डन 2008 की वैकेंसी में पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जांच के लिए कौन सी कमेटी या कौन से आयोग का गठन किया गया है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जांच के लिए चोपड़ा यानी जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग की जांच के लिए। अब इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में मानप्रकाश पुस्तकालय है। यानी मानप्रकाश पुस्तकालय कौन से दुर्ग में है, तो मानप्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में है। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में मानप्रकाश पुस्तकालय है। इसके बाद में चलते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसमें शंभू बाण
गजनी खां, किलकिला, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां, किलकिला, कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली, यानी शंभुबाण, गजनी खां, कड़क बिजली और किलकिला, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई तोपों के नाम हैं। ये तोप है जी, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। हाँ, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई तोप के नाम है। जिस प्रकार गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदीवाड़े में है, जयबाण तोप जयपुर में एक दुर्ग बना हुआ है जयगढ़ जिसके अंदर है, और जो शंभू बाण, गजनी खां और किलकिला और कड़क बिजली ये तोप है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कई बार इसी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन्हीं का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन सा दुर्ग है जिसमें शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला और कड़क बिजली ये तोप रखी हुई है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला और कड़क बिजली ये राजस्थान में क्या है, क्या चीज है ये राजस्थान में, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई तोपों के नाम है। अब एक इतिहासकार था जिसका नाम था रुडयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग इतिहासकार था। इस इतिहासकार ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर एक शब्द का प्रयोग किया था। इसने ये बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण तो परी और फरिश्तों द्वारा किया गया, परियों और फरिश्तों द्वारा, फरिश्तों द्वारा, यानी राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिस दुर्ग का निर्माण किसी मानव ने नहीं, जबकि उस दुर्ग का निर्माण परी और फरिश्तों द्वारा किया गया है। तो परी और फरिश्तों के द्वारा जो दुर्ग का निर्माण हुआ है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसी का अच्छा प्रश्न है ये, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर। अब 1400 और जिस प्रकार हमने पढ़ा है इसी के बारे में कि 1489 के अंदर राव जोधा की मृत्यु हो गई। अब देखेंगे क्या घटना हुई है इसके। हाँ, राव जोधा, तो राव जोधा के जो बड़े पुत्र का नाम था वो राव बीका था, राव बीका। राव जोधा के जो बड़े पुत्र का नाम था वो राव बीका। इसके बाद में दूसरे पुत्र का नाम था सातलदेव और तीसरे पुत्र का नाम था राव सुजा, राव सुजा, राव सुजा। राव बीका है, सातलदेव है, राव सुजा है, ये जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। अब जो सातलदेव की जो मां थी उसका नाम जसमादे था, जसमादे। उसकी यानी राव जोधा की जो पत्नी थी उसका नाम जसमादे था, जसमादे के पुत्र का नाम सातलदेव था। अब क्या काम हुआ कि जैसे ही ये यानी जैसे ही राव जोधा की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया था, साथ में जसमादे भी आए थे। जसमादे ने कहा था कि आपकी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र यानी सातलदेव का राज्याभिषेक होना चाहिए। अब तो राव जोधा विचलित हो गया कि राव बीका का राज्याभिषेक होना चाहिए, सातलदेव का कैसे राज्याभिषेक होगा। लेकिन राव जोधा ने अपनी पत्नी सातलदेव के प्रभाव के कारण अपने छोटे पुत्र राव जोधा ने अपनी पत्नी जसमादे के प्रभाव के कारण अपने छोटे पुत्र सातलदेव का राज्याभिषेक किया था। इस बात से नाराज हो गया। अब भी इसने राव बीका ने कहा जसमादे से कि आप इन्हीं का तो राज्याभिषेक कर रहे हो, मैं कहां जाऊं। तब जसमादे ने कहा कि मेरे विचारों के अनुसार यानी राजस्थानी कहावत के अनुसार कि मेरे भाव तो जंगला में घूम जाए,
तो ओ जंगला में घूम गयो, यानी जंगल, और जिस स्थान पर जंगल सानू जादो है जंगल प्रदेश कहाँ पा, तो वो जंगला के अंदर चले गयो। अब वहां जाने के बाद जंगल नामक स्थान पर इसने बीकानेर जिले की स्थापना की थी। लेकिन जाते समय राव जोधा ने अपने पुत्र राव बीका से 2 वचन मांगे थे। एक तो कहा कि आपको कभी भी लाडनू का शासक नहीं बनाया जाएगा, लाडनू को राजा बनने की कोशिश ना करी भाई कभी भी। बोले ठीक है, नहीं करेंगे जी। इसके बाद में कहा था कि जोधपुर का जो शासक बनेगा वो सातल देव बनेगा, और मेरे मरने के बाद में सातल देव को परेशान नहीं करना है। तब इसने कहा नहीं करूँगा, और मारवाड़ छोड़ दिया और बीकानेर में आ गया। बीकानेर में जंगल नामक स्थान पर इसने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अब क्या काम हुआ, अब घर से निकलते वक्त राव बीका ने भी अपने पिता राव जोधा से पूछा कि मैंने आपको 2 वचन दिए, उन दोनों वचनों का मैं पालन करूंगा, लेकिन आपसे भी मैं वचन मांग रहा हूं। तब राव जोधा ने पूछा कि बोलिए क्या बात थी। तब राव बीका ने अपने पिता राव जोधा से कहा कि आपकी मृत्यु के बाद आपका राज चिन्ह यानी मारवाड़ का राज चिन्ह और आपकी तलवार, ये दोनों आपकी मृत्यु के बाद में मेरे पास होनी चाहिए। तब जसमाद्य ने कहा दे देंगे, चले जाओ आप यहाँ से। ये वचन लेके और ये बीकानेर चला गया। अब जो अब पढ़ेंगे, अब वो आएगा सातल देव। तो राज्याभिषेक यानी राव जोधा की मृत्यु के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना था वो सातल देव बना था। और सातल देव का जो शासनकाल है वो 1489 से लेकर, इसका जो शासनकाल 1489 से लेकर 1489 से लेकर 1492 तक यानी मारवाड़ का शासक बना था वो सातल देव था। अब देखो, सबसे पहले सातल देव ने जैसलमेर में सातलमेर शहर बसाया था। सातलमेर शहर यानी सातलमेर शहर है वो जैसलमेर में है, और सातलमेर शहर बसाया था सातल देव ने। ये सातलमेर शहर पोकरण की राजधानी था। पोकरण की राजधानी, तो पोकरण की राजधानी, प्राचीन समय में पोकरण की राजधानी कौन सा शहर था, तो प्राचीन समय में पोकरण की राजधानी सातलमेर था। सातलमेर की स्थापना सातल देव ने किए थे। अब पढ़ेंगे जिस प्रकार, इसका भी सातल देव का भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न ना। अब जिस प्रकार ये राजस्थान का अजमेर जिला है, ये राजस्थान का अजमेर जिला है, और ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ तो अर्थात जोधपुर। तो जोधपुर का शासक तो था सातल देव, और अजमेर का शासक था हाजी खां। यानी जोधपुर का शासक सातल देव और अजमेर का शासक है हाजी खां। अब बात क्या हुई, 1492 की घटना है, यानी 1492 की घटना है। ये राजस्थान का जोधपुर जिला है, ये राजस्थान का जोधपुर जिला है। जोधपुर जिले का एक स्थान है जिसे पिपाड़ा कहते हैं, पिपाड़ा गांव, यानी जोधपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम पिपाड़ा है। अब बात है 1492 की, बात है सातल देव के शासनकाल की। सातल देव जब मारवाड़ का शासक था उसी समय अजमेर का शासक हाजी खां था, अजमेर का शासक हाजी खां था। जोधपुर जिले के पिपाड़ा नामक स्थान पर, इसी स्थान पर 140 कुंवारी कन्याएं यानी 140 कुंवारी कन्याएं सुंदर वर को पाने के लिए शिव और पार्वती की पूजा कर रहे थे। शिव और पार्वती की पूजा कर रही थी, एक कुंवारी कन्याएं थी। कुंवारी कन्याओं की संख्या 140 थे। जोधपुर जिले के पिपाड़ा गांव में एक स्थान पर एक तीर्थ थी ये। इस बात का पता चला आजी खां, यानी आजी खां का जो सेनापति था,
इसका सेनापति था, उसका नाम गुड़ला खां था, गुड़ला खां, यानी इसके सेनापति का नाम गुड़ला खां था। अब हाजी खां आया, सेना लेके आया, साथ में गुड़ला खां भी था, और शिव और पार्वती की जो पूजा कर रही थी 140 कुंवारी कन्याएं, उनका अपहरण कर लिया, इसने अपहरण कर लिया। जब इस बात का अपहरण करके जैसे ही अजमेर जाने लगा, तो अजमेर तो नहीं पहुंचने दिया सातल देव ने, नागौर में ही रोक लिया इनको। इस बात का पता चला सातल देव को पता चला कि पिपाड़ा गांव में 140 कुमारी कन्याएं शिव पार्वती की पूजा कर रहे थे, और अजमेर के शासक हाजी खां और उनके सेनापति गुड़ला खां ने उनका अपहरण करके ले गए। तब सातल देव ने अपनी सेना स्वयं और अपनी सेनाएं दौड़ाए थे, तो नागौर जिले में हाजी खां और गुड़ला खां को पकड़ लिया गया, जिसमें हाजी खां तो 1492 में और हाजी खां और सातल देव की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के अंदर हाजी खां मारा गया, लेकिन जीवित पकड़ लिया गया किसको? गुड़ले खां को। गुड़ले खां को वापिस जोधपुर लाया गया और 140 कुंवारी कन्याओं को भी वापिस लाया गया। अब कुंवारी कन्याओं के हाथों में, प्रत्येक कुंवारी कन्या के हाथ में एक बाण और एक तीर था। अब सातल देव ने आदेश दिया कि 140 कुंवारी कन्याओं को कि आपके हाथ में जो एक तीर और बाण है, प्रत्येक एक लड़की इस गुड़ले खां के सिर में और ये तीर मारो। तब गुड़ले खां के सातल देव के आदेशों का पालन किया गया और गुड़ले खां के सिर में 140 छिद्र हो गए। अब जिसके कारण गुड़ले खां की मृत्यु हो गई। अब गुड़ले खां की जो पुत्री थी उसका नाम गिदोली था। गिदोली का अपहरण कर लिया था सातल देव ने। गिदोली को रखा गया था जोधपुर के रंग महल में, इसको जोधपुर के रंग महल में रखा गया था गिदोली को। अब गिदोली को यह पता चल गया कि गुड़ले खां की मृत्यु हो गई है। तब अंतिम दर्शन करने के लिए जिस प्रकार गुड़ले खां का अंतिम दर्शन करने के लिए गिदोली को लाया गया, तब गिदोली ने सातल देव से एक अपील की थे कि हे महाराज, मेरे पिता की याद में और मारवाड़ में कोई न कोई उत्सव मनाया जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। तब गुड़ले खां की याद में चैत्रकर्षण अष्टमी यानी गुड़ले खां की याद में चैत्रकर्षण अष्टमी को और जोधपुर में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। गुड़ला उत्सव यानी बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है। तो गुड़ला उत्सव चैत्रकर्षण अष्टमी को मनाया जाता है। अब गुड़ला उत्सव कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो गुड़ला उत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इस गुड़ले उत्सव में छिद्रयुक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर, यानी छिद्रयुक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर कौन सा उत्सव या कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छिद्रयुक्त मटके में जलता हुआ दीपक रखकर गुड़ला उत्सव मनाया जाता है, अर्थात गुड़ला नृत्य किया जाता है। इसी युद्ध में यानी 1492 की जो लड़ाई के बीच में ये सातल देव घायल हो गया और 1492 में सातल देव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सातल देव की मृत्यु हो गई। थैंक्स। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राजस्थान के इतिहास से संबंधित आपको कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। धन्यवाद।